अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सर वो किसके लिए है? सर वो तो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्याज फेलोशिप की तैयारी के लिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने 5 लेक्चर मुकम्मल कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर है वो छठा लेक्चर है। अच्छा, इस छठे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर लेता हूँ। वो ये कि आज जो है हमारा क्विज़ भी होगा। अच्छा, ये क्विज़ छोटा सा क्विज़ होगा, ऊपर टाइमर चल रहा होगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आप टाइम को मैनेजमेंट कर लेंगे कब जब आप पेपर देंगे, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो महदूद टाइम होगा, जितना भी टाइम होगा वो ऊपर मेंशन होगा। अगर 30 MCQs होंगे तो 30 मिनट होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सारा कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। सर, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो कुछ ये होता है, mv² डिवाइडेड बाई r। अच्छा, इसका और फार्मूला भी होता है जी सर, देखते हैं। अच्छा, ये जो v होता है वो r ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ पर पुट करने से जो वैल्यू बनेगी Fc इज इक्वल टू mv की जगह क्या लगाना है, r ओमेगा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r होगा यूँ, m इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। एक r, इस r से मोन्यूट जो बचेगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये सेंटीमीटर फोर्स, ये फार्मूला एक हो गया। दूसरा फार्मूला ये हो गया, कौन से वाला सर? mr ओमेगा स्क्वायर, ये सेकंड फार्मूला हो गया। अच्छा, इस सेकंड फार्मूला ओमेगा जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पुट करें तो बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mr ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट करें 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होल का स्क्वायर। अच्छा, ये तीसरा फार्मूला आ गया। सिमिलरली एक और फार्मूला होता है, देखें सर, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो इक्वल होता है mv² डिवाइडेड बाई r। अच्छा, इसी फार्मूले में चेंजिंग करते हैं, 2 पर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पर डिवाइड भी करते हैं। अच्छा, तो होगा क्या? होगा यूँ, ये जो बनेगा 2 डिवाइडेड बाई r mv² डिवाइडेड बाई 2 होगा। अच्छा, ये वैल्यू किसकी होती है सर? काइनेटिक एनर्जी की। तो पुट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू डबल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई r। तो अब चौथा फार्मूला बन गया, कौन से वाला सर? डबल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई r हो गया, ये चौथा फार्मूला। अच्छा, इसका पांचवा फार्मूला भी होता है, वो कौन सा होता है देखते हैं सर। देखें सर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है सर? यहाँ करता हूँ, तो mv² डिवाइडेड बाई r होता है। अब m पर मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। देखें सर, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। होता क्या है, इससे जो चेंजिंग होती है वो ये होती है, m² v² बनेगा डिवाइडेड बाई mr बनेगा। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला है किसका है सर? मोमेंटम का है, लेकिन p² आएगा क्योंकि दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर है। जो बनेगा p² डिवाइडेड बाई mr के बराबर होगा। अच्छा, जो सेंटीमीटर फोर्स का पांचवा फार्मूला है वो ये है p² डिवाइडेड बाई mr। देखें सर, एफएससी में तो हमने ये 2 फार्मूले पढ़े थे, अब की बार 5 फार्मूले निकले हैं। किससे सर? सेंट्रीपिटल फोर्स से। इस शरीफजादे से 5 फार्मूले निकले। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखें सर, एक चीज़ नोट करें, इस फर्स्ट फार्मूले में और सेकंड फार्मूले में यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। ऐसा भी कोई फार्मूला होता है जो दोहरा मैयार रखता हो, एक जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वही फार्मूला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो, वो भी एक ही चीज़ के साथ। देखिए सर, r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r के साथ ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एग्ज़ाम में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला पुट करना है? तो सर वही MCQs बताएगा, एग्जामिनर बताएगा कि आपने कौन सा फार्मूला पुट करना है। फॉर एग्जांपल देखें सर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक MCQs है, वो पूछता है कि
कीपिंग द लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट इफ रेडियस इज डबल देन व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है तो कौन सा फार्मूला उठा सकते हैं? देखें सर, ये फर्स्ट उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लीनियर वेलोसिटी है। तो पुट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वो कहता है अगर लीनियर वेलोसिटी है कांस्टेंट, अगर रेडियस को डबल करना है तो क्या होगा? रेडियस को डबल करना है ना, तो रेडियस को डबल कर देते हैं, 2r हो गया। तो होगा क्या? देखें सर, सेंटीमीटर फोर्स जो बनेगी वो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू 1/2 होगी। ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये किसका फार्मूला है? ये सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है। जो सेंटीमीटर फोर्स आएगी वो तो न्यू बनेगी सेंटीमीटर फोर्स, वो इनिशियल का हाफ होगी। क्या होगी सर? हाफ होगी। कब? जब आपने रेडियस डबल किया। सिमिलरली कीपिंग द एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ सर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कीपिंग द एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट इफ रेडियस इज डबल देन व्हाट इज सेंटीमीटर फोर्स। अब की बार जो फार्मूला लगाना है ये सेकंड लगाना है। तो अब की बार जो बनेगा सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू कांस्टेंट, mb कांस्टेंट होता है। तो सेंटीमीटर फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? अब की बार रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस जो है वो है डबल। रेडियस क्या हो गया सर? डबल हो गया, m डबल ओमेगा स्क्वायर। न्यू सेंटीमीटर फोर्स क्या बनेगी सर? डैश, वो बनेगी डबल mr ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है। सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू डबल ऑफ इनिशियल सेंटीमीटर फोर्स। देखें सर, रेडियस को डबल करने से पहले एमसीक्यूज में जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो हाफ हो गई। अब की बार सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो गई। तो आपको ये एग्जामिनर बताएगा कि कौन सा फार्मूला उठाना है। देखें सर, सिमिलरली एक और एमसीक्यूज है जो इन फार्मूला से निकलता है। इस एमसीक्यूज में वो बोलता है बताएं a stone of mass 1 kg is rotating in a circle of radius 2 मीटर हैविंग काइनेटिक एनर्जी 8 जूल। तब बताएं सेंटीमीटर फोर्स क्या लगेगी। देखिए सर, कौन सा फार्मूला उठा सकते हैं? ये फोर्थ फार्मूला है हमारे पास। सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू डबल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई आर। टू सेम काइनेटिक एनर्जी क्या है? 8 जूल। अच्छा, डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है सर? 2 मीटर। तो बनेगा ये सेंटीमीटर फोर्स कितनी बनेगी सर? 8 न्यूटन बनेगी। कितनी? 8 न्यूटन। ये जो शॉर्टकट फार्मूलाज हैं ये हमें मदद प्रोवाइड करेंगे कब? एग्जाम में, क्योंकि ये शॉर्टकट फार्मूलाज हैं। देखिए सर, 1 मिनट में ये हल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो सेंटीमीटर फोर्स है 8 न्यूटन की, असल में आई कहाँ से? आई टेंशन की फोर्स से। कब? जब आपने रस्सी की मदद से उस स्टोन 1 kg के स्टोन को घुमाया था जिसका रेडियस 2 मीटर था। उस रस्सी में कुछ टेंशन प्रोड्यूस हुई होगी। अब उसी टेंशन की फोर्स ने इस सेंटीमीटर फोर्स को प्रोड्यूस करवाया। सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से आई? किसने प्रोड्यूस करवाया? जो 8 न्यूटन की बनी ये वाली, इसको टेंशन की फोर्स ने प्रोड्यूस करवाया रस्सी की मदद से जिसे आपने घुमाया था। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात लिख रहा हूँ वो ये कि ये जो सेंटीमीटर फोर्स होती है जिसने फिजिक्स की दुनिया में अपनी धाक बिठा के रखी है, ये नॉट बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। देखिए सर, नोट है, ये सेंटीमीटर फोर्स इज नॉट अ बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। ये बेसिक फोर्स ऑफ नेचर नहीं होती। सर, आपने तो इसको डीवैल्यूड कर दिया, आपने तो इसकी बेइज्जती कर दी। वजह ये थी कि इस सेंटीमीटर फोर्स ने फिजिक्स की दुनिया में अपनी धाक बिठा के रखी थी। आपने इसकी इज्जत को तार तार कर दी। सर, ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो रूल ऑफ लॉ है, ये नेचर का कानून है। देखिए सर, अच्छा, इस सेंटीमीटर फोर्स का एक और नोट है वो ये कि ये जो सेंटीमीटर फोर्स है असल में इट इज़ रिक्वायर्ड फोर्स है। ये क्या है सर? रिक्वायर्ड फोर्स है। हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कहाँ पे वो मैं अभी बताता हूँ। सेंटीमीटर फोर्स इज नॉट ए बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, बल्कि ये दूसरी फोर्सेस की मरहून मिन्नत है जो इसे प्रोड्यूस करवाती हैं। कैसे प्रोड्यूस करवाती हैं देखते हैं सर। जैसा कि मैंने बताया, ये जो सेंटीमीटर फोर्स है इज नॉट ए बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, बल्कि दूसरी फोर्सेस की मरहून मिन्नत होती है जो इसे प्रोड्यूस करवाती है, जिन्होंने इसको इतनी इज्जत दे रखी है। देखें सर,
मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। वो बंदा कहता है मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। चलो एग्जांपल देखते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द कौन क्या चीज़ रिवॉल्व करती है सर? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अच्छा, तब वो बचपन की बातें याद करें जब हम कंपैरिजन करते थे। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको अब की बार कौन प्रोड्यूस करवा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो इसे प्रोड्यूस करवाती है। वो तब हम कंपेयर करते थे इसको, असल में उसकी वजह यही थी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स बताते खुद कुछ नहीं है, इसको अब की बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करवा रही है। वो बचपन की बातें याद करें जब हम इसको v की वैल्यू निकालना चाहते थे या r की वैल्यू निकालना चाहते थे, एफएससी वाली बातें, वो वही बातें हैं सर। हमने देखा जब रस्सी की मदद से किसी स्टोन को घुमाते हैं तो टेंशन की फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करवाती है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है, असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करवाती है। वो बंदा कहता है मैं आपकी बात से अब भी इत्तेफाक नहीं करता और टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ सर। अब की बार जो हम समझेंगे एक एमसीक्यूज़ की मदद से समझेंगे। वो कहता है कि एक कार है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 मीटर है, ये दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है। इसको मैंने नाम दे दिया है ए का, इसको नाम दिया है बी का। अब ये कार ने करना है टर्न, ये एक कोई ट्रैक है यानी कि रोड है। ये क्या है सर? ये फ़र्ज़ कर लें कोई ट्रैक है। अच्छा, ये वो कहता है किस पोजीशन पर इस कार के मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट है, ए पोजीशन पे या बी पोजीशन पे। अच्छा, इस कार का जो मैस है वो फ़र्ज़ कर लें 10 kg है। अच्छा, इसकी स्पीड जो है वो फ़र्ज़ कर लें 3 मीटर फी सेकंड है। इस जो रोड है ये वाला ट्रैक, इसकी जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो 10 न्यूटन की है। अब बताएं कहाँ पर इस कार के चांसेस ज़्यादा हैं एक्सीडेंट के? देखें सर, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है, अब की बार एक बात नोट करें, अब की बार जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करवाएगी वो असल में फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस करवाएगी। क्योंकि मैंने पहले बता दिया है ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट ए बेसिक फोर्स ऑफ नेचर बट इट इज़ ए रिक्वायर्ड फोर्स। क्या है सर? रिक्वायर्ड फोर्स होती है। देखें सर, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास mv² डिवाइडेड बाई r होता है। सर इसका जो मैस है वो 10 kg है। इसकी वेलोसिटी कितनी है सर? 3 है। 3 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा? 9 आएगा। अच्छा, रेडियस अब की बार कितना है सर? रेडियस जो इसका है वो है 5 मीटर। देखें सर, इस सर्कल क्या है? ए की बात हो रही है। क्या है? एट ए की बात हो रही है। 5 है तो क्या आएगा? 2 9 18 आएगा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है सर? 18 न्यूटन है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या है सर? ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस फ्रैक्शन की फोर्स से ग्रेटर है। इसका क्या मतलब? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमें ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है? मैंने पहले बताया, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है असल में रिक्वायर्ड फोर्स होती है। अब की बार ए पोजीशन पे हमें ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड थी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करवाने वाली फ्रिक्शन की फोर्स थी वो तो बजाते खुद 10 न्यूटन है। अगर आप किसी से कर्ज लेने जाएं, फ़र्ज़ कर लें 2 लाख, अगर ऑलरेडी उस बंदे के पास 1 लाख पड़ा हुआ हो तो उस महंगाई के दौर में वो कहेगा भैया जब मेरे पास है ही 1 लाख तो मैं आपको 2 लाख कहाँ से ला कर दूँ। सिमिलरली इस केस में जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करवा रही थी वो असल में फ्रिक्शन की फोर्स थी। वो बजाते खुद ही 10 न्यूटन है तो वो 18 न्यूटन कहाँ से ला कर देगी। अब की बार जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज़्यादा है, फ्रिक्शन की फोर्स से ज़्यादा हो गई। हाँ, होगा क्या? होगा ये कि ये जो कार है टर्न करते वक्त इसके साथ हादसा हो जाएगा, ये उलट पुलट हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं? जी सर ऐसा होगा। अब इस कार को करना क्या होगा? करना ये एक चीज़ होगी। देखें सर, इसका फार्मूला जब देखें वो mv² डिवाइडेड बाई r होता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि रिक्वायर्ड फोर्स है, अब की बार जो रिक्वायर्ड फोर्स थी वो ज़्यादा थी। कब? ए पोजीशन पर। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कम कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, जनरल सी ऑब्जर्वेशन है, या तो स्पीड कम कर दें या उसका रेडियस बढ़ा दें, तभी सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी।
कम सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगी। कहाँ तक रिक्वायर्ड करना है सर? 10 न्यूटन तक करना है। अब की बार सेंटीमीटर फोर्स क्या है सर? ज़्यादा है। देखें सर बी पोजीशन पर देखते हैं। एट बी पोजीशन पर जो सेंटीमीटर फोर्स है वो mv² डिवाइडेड बाई r होती है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो m का क्या है 10, b का क्या है सर 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा। रेडियस आपकी बार कितना है सर 10 है, तो 10 से कैंसल, तो जो सेंटीमीटर फोर्स है वो 9 न्यूटन की है। अब की बार जो सेंटीमीटर फोर्स है वो लेस है किससे सर? फ्रिक्शन की फोर्स से। अब ये कार आसानी के साथ इस पोजीशन बी पोजीशन को आसानी के साथ टर्न कर जाएगी। ए पोजीशन पर टर्न करते वक्त उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगी, बी पोजीशन पर टर्न करते वक्त उसके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असल में ये फोर्स क्या होती है सर? रिक्वायर्ड फोर्स होती है, ना कि बेसिक फोर्स होती है। बेसिक फोर्स होती तो ये इस फ्रिक्शन की फोर्स पर डिपेंड ना करती। अब तो समझ गए सर, अब तो मुतमैन है मेरी इन दो बातों पर। ये सेंटीमीटर फोर्स नॉट ए बेसिक फोर्स नेचर बट इट इज ए रिक्वायर्ड फोर्स। वो गैरतमंद इंसान बोलता है मैं अब भी आपकी बात पर इत्तेफाक नहीं करता। फिजिक्स में जो सेंटीमीटर फोर्स है वो तो इम्पोर्टेंट है, आप कह रहे हैं इट इज़ नॉट ए बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, बल्कि दूसरी फोर्स की मनहून मिन्नत होती है जो इसे प्रोड्यूस करवाती है। चलो मैं एक और एग्जांपल का सहारा लेता हूँ। अब की बार जो बातें होंगी वो कुछ होंगी बैंकिंग पर। अच्छा, ये पाकिस्तान वाला बैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये तो सऊदी निज़ाम है, ये बैंकिंग है फिज़िक्स वाला। अच्छा, ये इसकी जो डेफिनेशन है, ए रोड हुज आउटर एज इज स्लाइटली हायर देन द इनर वन इज कॉल्ड एज अ बैंक रोड। तो आपने देखा होगा रोड जो है वो बड़े बड़े रोड, मेन रोड टर्न करते वक्त आउटर एज जो उसका है होता है वो स्लाइटली हायर होता है। कैसे? इनर से। तो उस रोड को क्या कहते हैं? बैंक रोड कहते हैं। अच्छा, ये बनाए क्यों जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स। एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है टर्न करते वक्त रोड पर, फर्ज कर लें 12 न्यूटन की। ये जो 12 न्यूटन है, 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन की फोर्स से आएगा, जो दो न्यूटन है वो बैंक रोड से आएगा। क्या है सर? बैंक रोड से आएगा। तो सेंटीमीटर फोर्स जो होती है वो फ्रिक्शन की फोर्स प्लस बैंक रोड से आपकी बार बनेगी, ये सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स किसके काम आती है सर? इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स। किस लिए सर? एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स। 10 न्यूटन की फ्रिक्शन की फोर्स हो गई और 2 न्यूटन कहाँ से है सर? इस बैंक रोड से आ गई। ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होगी उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी होगी डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड क्या होती है सर? फर्ज कर लें स्पीड स्केलर है, मैग्नीट्यूड भी स्केलर है। फर्ज कर लें स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही होती है तब होता क्या है सर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होता है। अच्छा, इस मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं हम लोग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर। अच्छा, अगर डायरेक्शन तब्दील हो रही हो तो तब क्या होता है सर? तब जो पैदा होता है यानी कि डायरेक्शन तब्दील, चेंज डायरेक्शन चेंज करती है। ये डायरेक्शन अगर तब्दील हो रही हो तो तब क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन पैदा होता है। कौन से वाला सर? रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसी रेडियल एक्सेलरेशन को कुछ लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये कब की बातें होती हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व करता है। देखें सर, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, तो होता क्या है? वेलोसिटी ऑलवेज चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस जानिब, अगर इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस जानिब। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस जानिब होगी। अच्छा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन की तब्दील की वजह से रेडियल एक्सेलरेशन पैदा होता है, या क्या होता है सर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो टुवर्ड द सेंटर होता है, इसीलिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है। ये बात। अच्छा, ये अगर कोई यही ऑब्जेक्ट चल रहा है विद वेरिएबल स्पीड के साथ, तो होता क्या है? उस दौरान स्पीड की तब्दीली की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और इस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं।
तो होगा क्या, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगा, साथ ही साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पैदा होता है, जो कि इसलिए होता है सर स्पीड की तब्दीली की वजह से, वेरिएबल स्पीड की वजह से। सर अब की बार जो बातें होंगी वो कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बातें होंगी। अच्छा, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है 2 टाइप्स का होता है। एक को आप लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इनर्शियल का एक्सेलरेशन जो होता है 0 के बराबर होता है, नॉन इनर्शियल का एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होता। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 तो इसीलिए इसे कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं सर, नॉन एक्सेलरेटेड बोलते हैं हम। अच्छा, इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बराबर 0 नहीं होता। अच्छा, इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इस वाले केस में न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करता, नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ। अच्छा, सिमिलरली वेट क्या होता है, जो वेट होता है उसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं वेट। अच्छा, वेट का फार्मूला होता है W=mg। वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो जी के लॉन्ग होते हैं। जी कहाँ पर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कहाँ पर होता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो आप कह सकते हैं जो जी डब्ल्यू की डायरेक्शन है, यानी कि वेट की डायरेक्शन है, वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। हमारे पास एक छोटा सा MCQ है, उसमें बोलता है इफ वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज 256 न्यूटन, तो बताएं हिज वेट ऑन अर्थ क्या होगा। ये बड़ा मशहूर ज़माना MCQ है और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास वो कहता है वेट ऑन मून तो दिया गया है, कितना है सर, 256 न्यूटन है। वेट ऑन अर्थ मालूम करना है। अच्छा, वेट का फार्मूला तो हम जानते हैं W=mg। अच्छा, अगर मून की बात हो रही है तो यहाँ पर जी के साथ मून आएगा, अगर अर्थ की बात हो रही है तो m सेम रहेगा दोनों पर, यहाँ पर जी अर्थ के साथ आएगा। वजह इसकी ये है कि जो मैस है वो प्लानेट टू प्लानेट तब्दील नहीं होता। तो तब्दील क्या होता है सर, असल में जी तब्दील होता रहता है, इसलिए वेट प्लानेट टू प्लानेट डिफरेंट होता है, लेकिन मैस जो होता है वो किसी भी प्लानेट पर चल जाए वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर, कांस्टेंट। तो मालूम क्या करना है, वेट ऑन अर्थ मालूम करना है। तो WE डिवाइडेड बाई रेशियो ले लेते हैं, WM = mge डिवाइडेड बाई mgm आएगा, इसकी वैल्यू a और 1 ले। अच्छा, m से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मालूम क्या करना है सर, वेट ऑन अर्थ मालूम करना है। तो WE को अलहदा करते हैं, बनेगा क्या, GE मल्टीप्लाइड बाई WM डिवाइडेड बाई GM। अच्छा, इन GG और W की वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो G ऑन द अर्थ क्या होता है, फर्क कर लें वो 10 है, क्योंकि G की वैल्यू क्या होती है, अपनी सिम्प्लिसिटी के लिए 10 लिख रहा हूँ, असल में 9.8 होती है। अच्छा, W ऑन द मून कितना है सर, 256 न्यूटन है। अच्छा, G ऑन मून क्या होता है, तो G जो होता है एट द सरफेस ऑफ मून वो 1.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो पुट करते हैं 1.6। अच्छा, सिफर को इशारे को यहाँ से काटें तो यहाँ पर सिफर आएगी। अच्छा, इसको काटें तो यहाँ पर 16 आएगा, तो ये क्या बनेगा, 160। अच्छा, कितना बनेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 160, वो बनेगा WE यानी कि वेट ऑन द अर्थ 1600 न्यूटन आएगा। W का कौन सा यूनिट होता है सर, न्यूटन होता है फोर्स की तरह।
ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब की बार जो बात होगी वो सर कुछ अपेरेंट वेट की होगी। जो अपेरेंट वेट होता है वो असल में वेट इन एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, नॉन एक्सेलरेटेड नहीं, सिर्फ एक्सेलरेटेड फ्रेम में। याद करें, जब कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होता है जब तब वो जो उसका वेट होता है उसे हम बोलते हैं क्या, अपेरेंट वेट बोलते हैं। अब हमारे पास है कुछ लेफ़्ट की बातें करते हैं। लेफ़्ट अप डाउन जब मूव करती है लेफ़्ट, वो वाली बातें। व्हेन लेफ़्ट एज रेस्ट, जब लेफ़्ट हो रेस्ट पर तब क्या होता है। देखिए सर, इस पर टेंशन की फोर्स ऊपर लगेगी और नीचे क्या होगा सर, वेट होगा। तो अब की बार जो बनेगा सर वो क्या है सर, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू नेट फोर्स। ये हमने पढ़ा भी हुआ है एफएससी में, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, नेट फोर्स का अब की बार जब लेफ्ट है रेस्ट पर तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। तो नेट फोर्स एम ए के जो बराबर होती है वो क्या हो गई, ज़ीरो के बराबर। तो अब की बार टी माइनस डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू इधर शिफ्ट हो जाए तो प्लस का हो जाए, तो होगा क्या, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर आएगा। अब की बार जब लेफ्ट है रेस्ट पर, ये टी क्या है हमारे पास, अपेरेंट वेट है। क्या है सर, अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट है। अच्छा, डब्ल्यू क्या है, असल में ये रियल वेट होता है। अच्छा, अब की बार जब लेफ्ट है रेस्ट पर तो अपेरेंट वेट और रियल वेट आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, जब कोई अब लेफ्ट व्हेन लेफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, जब आप एक्सेलरेट करें, मूव नहीं, याद रखें मैंने लिखा है एक्सेलरेटिंग अप। जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो तब क्या होता है, रियल वेट और अपेरेंट वेट में क्या फ़र्क होता है। देखिए सर, अब क्योंकि लेफ्ट ऊपर की जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो होगा क्या, ये जो टेंशन होगी अब की बार ज़्यादा है, टेंशन की फोर्स किससे, वेट से, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। तो जो नेट फोर्स बनेगी वो इक्वल होगी टी माइनस डब्ल्यू। टी ज़्यादा है इसलिए ये यहाँ पर रखेंगे और डब्ल्यू इससे माइनस करेंगे। जो नेट फोर्स बनती है एम इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू बनेगी। अच्छा, तो अब की बार करना क्या है, इस डब्ल्यू को बराबर के इस जाने पर लाना है। तो एम ए बनेगा प्लस डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, इज इक्वल टू टी। अच्छा, होगा क्या, इसको मैं सीधा लिखूँ तो यूँ बनता है एम जी प्लस एम ए। ये जो होता है ये रियल वेट है। अब इस रियल वेट में कुछ वैल्यू ऐड हुई है ये वाली, तो इस रियल वेट में कुछ ऐड होने से ये जो अपेरेंट वेट बनेगा वो क्या होगा, इक्वल इस जाने वाला इंक्रीज होगा। अब की बार हम कह सकते हैं जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से ग्रेटर है, वजह जब लेफ्ट एक्सेलरेट अप कर रही होगी। सिमिलरली हमारे पास एक और केस है, व्हेन लेफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन। जब डाउन की तरफ एक्सेलरेट हो रही हो यानी कि नीचे की जानिब, तब अपेरेंट वेट और रियल वेट क्या होते हैं। देखिए सर, अब डाउन की तरफ मूव कर रही है नीचे की जानिब, तो होगा क्या, अब वेट ज़्यादा है लेफ़्ट से, तभी तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अपेरेंट नेट फोर्स जो अब की बार बनेगी वो होगी डब्ल्यू माइनस टी के बराबर। क्या होगी सर, डब्ल्यू माइनस, क्योंकि वेट ज़्यादा है तभी तो नीचे जा रहा है। जो नेट फोर्स बनती है एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। अब होगा क्या, इसको इस जाने पे ले जाएं और एम ए को इस जाने पे ले जाएं बराबर के, तो होता ये है जो टी बनता है वो एम जी माइनस एम ए के बराबर है। अब देखें ये जो रियल वेट है इससे कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो होगा क्या, जो अपेरेंट वेट होगा वो लेस होगा किससे, रियल वेट से। क्या सर, अपेरेंट वेट लेस होगा रियल वेट के। तो इस को हम यूँ भी लिख सकते हैं, एम को कॉमन लें, जी माइनस ए कर दें, ये भी हो गई। अब की बार जो फोर्थ केस है हमारे पास,
अगर रस्सी इसकी टूट जाए, ठीक है, व्हेन लेफ्ट मूव फ्रीली, जब दाना ये मूव कर रही हो तब क्या हो जाए, अगर इसकी रस्सी जाए टूट तब क्या होता है, मूव करती है फॉर द फ्रीली फॉलिंग, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो a इज इक्वल टू जी के बराबर हो जाता है फॉर द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इस लिहाज से एक जगह क्या लगाना है सर, जी लगा दें, क्योंकि डाउन मूव कर रही है तो ये डाउन वाला लगेगा, जी माइनस ए है, ए की जगह अब क्या लगाना है सर, जी लगाना है, क्योंकि ए बराबर है जी के, जी माइनस जी, तो जी करते जाएं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो सारे के सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आपकी बार जो अपेरेंट वेट होगा वो सर इक्वल टू ज़ीरो होगा, कब, जब लेफ्ट मूव फ्रीली डाउनवर्ड होगी। तो अब एक दो MCQs करते हैं इसके। देखिए सर, अब की बार जो हमारे पास MCQs हैं वो 3 छोटे छोटे MCQs हैं, वो हैं कि क्या, फर्स्ट MCQs में बोलता है इफ़ लेफ्ट हैज़ एक्सेलरेटेड अप विद 9.8 मीटर फी सेकेंड, तो तब बताएं उसका वेट क्या होगा। देखिए जनाबे वाला एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर फी सेकेंड के। अच्छा, यही एक्सेलरेशन, यही वैल्यू किसके बराबर होती है, सारे जी के बराबर होती है। आप यूँ भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जी। अच्छा, जो वेट का फार्मूला होता है अपेरेंट वेट डैश के साथ ज़ाहिर कर रहा हूँ अब की बार टी की जगह, तो होगा क्या, जब लेफ्ट अप जाती है तो जी प्लस ए के बराबर होता है। अच्छा, एम सेम, जी भी सेम। अब ए की जगह 9.8 लगा दें आपकी मर्ज़ी, या जी लगा दें आपकी मर्ज़ी इस ए की जगह, तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कि मैं इस जी की जगह, इस ए की जगह जी लगाता हूँ, तो होगा क्या, एम इज इक्वल टू जी प्लस जी, 2G बन जाएगा, बनेगा क्या, 2M जी बन जाएगा, ठीक होगा क्या ये वाला। अच्छा, इस mg को क्या कहते हैं, W कहते हैं, यानी कि वेट कहते हैं। आपके पास जो न्यू वेट आया वो इनिशियल का 2 टाइम्स होगा, कब, जब लेफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये वाला। दूसरा MCQ है इफ लेफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद एक्सेलरेशन, वही है 9.8 वाला, आप देन बताएं वेट विल इंक्रीज बाय कितनी % इंक्रीज होगा, 50%, 100%, 200% या 300%। तो इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। जब W इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, एक्सेलरेशन कौन सा है सर, वो जी को इक्वल है, एम इंटू जी प्लस जी होगा क्या, 2W आएगा। जो न्यू वेट बनेगा सर वो दुगना होगा इनिशियल वेट का। अच्छा, आप बताना क्या है, परसेंटेज बतानी है। परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज चेंज, वो इक्वल होती है, हमें मालूम है, फाइनल कोई चीज़ माइनस इनिशियल वही चीज़ डिवाइडेड बाय वही इनिशियल चीज़, वही इनिशियल वैल्यू जो भी दी हुई हो मल्टीप्लाइड बाय 100 के बराबर होता है। तो पुट करें, जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या है, 2W है। इनिशियल कौन सी थी, इनिशियल तो W थी, जब लेफ्ट रेस्ट पर था तो अपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर होते हैं, तब हम कह सकते हैं जो इनिशियल था वो W था। तो W पुट करें, डिवाइडेड बाई इनिशियल वही W मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा क्या, परसेंटेज आएगा, 2W बनेगा डिवाइडेड बाई W डिवाइडेड बाई 100। तो आंसर जो इसका आया W से W कैंसल 100%। जब कोई लेफ्ट इस एक्सेलरेशन से मूव अप कर रही हो तो जो वेट होगा वो 100% इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये बात भी नोट कर ले, एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ मदद फराहम करेंगे। कैसे, जब कोई चीज़ डबल होती है वो असल में 100% इंक्रीज होती है। अच्छा, 3 टाइम्स हो जाए तो 200% इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली होते होते अगर कोई चीज़ 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाए वो असल में 50% इंक्रीज होगी। ये चीज़ें भी याद कर लें, वो कभी कभी आ जाते हैं, शॉर्टकट हमें आना चाहिए क्योंकि टाइम को सेव करना होता है वहाँ पे। अच्छा, ये MCQ है, इफ़ लेफ्ट इज मूविंग अप, एक्सेलरेटिंग नहीं है यहाँ पे, मूविंग अप लिखना है सर, मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बताएं वेट क्या होगा, डबल हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, या इसका ऑप्शन है नन। तो चेक करते हैं, जो अगर लेफ्ट मूव अप करती है M इंटू जी प्लस ए होता है, हमें मालूम है। अच्छा,
देखें सर, अब लेफ्ट मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है सर, 0 के बराबर होता है। तो टी आएगा, ये वाला एक्सेलरेशन 0 हुआ तो एम जी के बराबर। आपके पास जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट के बराबर है, तो इसका ऑप्शन होता क्या, कांस्टेंट। जो वेट होता कांस्टेंट, यानी कि तब्दील ना होता। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ना तो डबल हुआ, ना 3 टाइम्स हुआ, ना 4 टाइम्स हुआ, वही का वही रह गया। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज मैं यूँ भी समझा सकता हूँ। जब कोई लेफ्ट अप मूव करती है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी वेलोसिटी तब्दील होती है, डन। तो उस वक्त एक्सेलरेशन पैदा होता है एट द टाइम जब मूव अप करती है। अच्छा, ऊपर जाती रहती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। होता क्या है, तब अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर होता है। ऊपर जाते जाते जब ये रुकती है तब वेलोसिटी तब्दील होती है, तब भी एक्सेलरेशन पैदा होता है, तब भी वो अपेरेंट वेट में तब्दीली होती है। लेकिन एट द टाइम जब ये मूव अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी सफ़र कर रही होती है, तब क्या होता है सर, तब तो ये एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता, तब भी अपेरेंट वेट में कोई तब्दीली नहीं होती। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर नहीं रुकेंगे सर। अब की बार जो बातें होंगी वो कुछ सैटेलाइट्स पर बातें होंगी। अच्छा, इन सैटेलाइट्स को हम पीपीएससी की नज़र से देखेंगे या और एग्ज़ाम की जो हमें फ़ायदेमंद साबित होंगे। अच्छा, ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई अर्थ है, ये इसके इर्द गिर्द कोई ऑर्बिट है, वहाँ पर कोई सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही है। अच्छा, इस सैटेलाइट्स का जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल टू जी होता है। वजह ये है क्योंकि ये एक किस्म की फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल टू जी होता है। अच्छा, इनसाइड द सैटेलाइट्स देखें तो इनसाइड द सैटेलाइट्स जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल टू 0 है सैटेलाइट्स के अंदर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ऐसी सैटेलाइट्स हुज ऑर्बिटल वेलोसिटी इज सिंक्रोनाइज्ड विद स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ। मतलब ये है, हमारे पास फर्ज कर लें ये कोई अर्थ है, इस पर कोई पॉइंट है ए। अच्छा, इसके इर्द गिर्द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है जो रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। फर्क कर लें, ये पॉइंट ए डैश हो गया। अच्छा, कुछ देर बाद ये सैटेलाइट्स क्योंकि अपने एक्सेस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जो कि कितना होता है सर, दिन रात तब्दील होते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें ये सुबह थी। अच्छा, ये रिवॉल्व स्पिन मोशन करते करते ये अर्थ यहाँ पर पहुँच गई दोपहर को। फ़र्ज़ कर लें ये पॉइंट ए यहाँ तक आ गया। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या करती हैं, ये भी फिक्स पॉइंट पर रहती हैं, ये यहाँ तक आ जाएंगे ए डैश भी यहाँ पर आ जाएगा, ये सैटेलाइट्स है। ऐसी सैटेलाइट्स जिनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो सिंक्रोनाइज्ड विद स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ होती है, उसी के मुताबिक रिवॉल्व करती हैं, तो ऐसी सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बोलते हैं। अच्छा, इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती हैं इनके जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर के बराबर होता है। इसकी वजह यह है क्योंकि स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ भी तो 24 आवर होती है। अच्छा, इस जो सैटेलाइट्स है इसका जो रेडियस है उसका फार्मूला हमारे पास होता है GMT² डिवाइडेड बाई 4π² होल का 1/3 होल पावर 1/3। अच्छा, ये इसका फार्मूला हो गया। अच्छा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, जो ये जो फ्रॉम द सेंटर यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होता है यानी कि सैटेलाइट्स का वो इक्वल होता है इतने फासले पर ये सैटेलाइट्स होती हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इनका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, इसे एच का नाम दे दो, वो 36,000 किलोमीटर के फासले पर होती है, 36,000 किलोमीटर ये सैटेलाइट्स। अच्छा, इसी को मैं दोनों तरफ से क्यूब ले लूँ तो होता यूँ होगा, इस फार्मूले ए को क्यूब लेने से टेकिंग क्यूब होगा यूँ, चेंजिंग ये होगी r³ बनेगा। सिमिलरली GMT² डिवाइडेड बाई 4π² आएगा।
अच्छा, अब की बार जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। वजह क्यों है? ये जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट और 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, ये वाला आ गया। सर अब की बार हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यूज है, वो बोलता है इफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन इज मेड डबल, तो बताएं इस टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम ये वाला फार्मूला उठाते हैं, तो इसके ऑप्शन भी देखते हैं। 8 टाइम्स इंक्रीज़ होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगा, 2/2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा या नन होगा। देखिए सर, ये वाला फार्मूला उठाने से हमें पता चलता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। अच्छा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त अगर डायरेक्टली आ जाए तो इक्वल भी लगा सकते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें आसानी हो। देखिए सर, डिस्टेंस कितना हो गया सर? डबल हो गया, तो टी स्क्वायर बना डबल, नया टी स्क्वायर बनेगा वो कितना होगा सर? डबल हो गया, होल क्यूब बनेगा क्या? ये इसका क्यूब आए तो 8 हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। अच्छा, आर स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। जो टी स्क्वायर बनेगा नया टी स्क्वायर वो इक्वल होगा 8 ऑफ इनिशियल टी स्क्वायर के। अब दोनों तरफ से अंडर रूट लें तो बनेगा टी डैश इज इक्वल टू 8 अंडर रूट टी, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 8 है, 8 का स्क्वायर रूट बच जाएगा। अच्छा, 8 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है सर? वो इक्वल होता है 2 × 2 अंडर रूट टी। अब कितना इंक्रीज़ हुआ सर? ये चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, 2 अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्या सर? टाइम पीरियड पहले की निस्बत। कब? जब रेडियस किया आपने डबल। क्या क्या डबल किया सर? अब हम करते हैं इस लेक्चर का एंड। अच्छा, जिन लोगों को समझ ना आए कमेंट्स बॉक्स हाजिर है। अच्छा, दोबारा मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि आज आपका एक छोटा सा क्विज़ है, आप उस टेस्ट को क्विज़ को परफॉर्म करें और जो मार्क्स आते हैं वो कल वाले, यानी कि जब मैं उस टेस्ट का क्या करूँगा, सल्यूशन करूँगा, उस के कमेंट बॉक्स में आपने अपने मार्क्स शो कर देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।